ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक, चलो। तो कल तक जो हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं, और आज से जो है थोड़ा सा होमवर्क हमको करना है, जिससे कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वो ही जो है वो अच्छे से अपन कर पाए कवर। अच्छा, सब लोग को अच्छे से बेटा आ रहा है आवाज वगैरह और वीडियो वगैरह सही से आ रहा है बेटा? सब लोगों को चेक, सब लोगों को वीडियो आवाज सब सही से आ रही है? कोई दिक्कत? दिव्यांश, सबको अच्छे से आ रहा है बेटा? वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है किसी बच्चे को, बाकी को नहीं आ रहा है ऐसा? बाकी को क्लियर है ना? ऑल क्लियर है? तो हाँ बेटा, वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, चलो। तो अब तक हमने जो पढ़ा है मैं उसको आपको हल्का सा बता दूं बस, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। एक टर्म हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, एक आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, एक पोटेंशियल पढ़ा था, एक काइनेटिक पढ़ा था और एक टोटल एनर्जी पढ़ा था। और हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबने याद कर लिया होगा, दैट वाज -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई h स्क्वायर। आई सपोज यही फॉर्मूला था, ठीक है ना? दिस वाज एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और हमने देखा था कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का संबंध क्या था। यदि ये -½ था तो ये +½ था, तो ये +1 था, और इनमें कॉमन हमने निकाल लिया था क्या? kZe²/r, दैट वाज कॉमन। ठीक है, तो ये था संबंध इनके बीच रेशो का, यदि सब बच्चों को याद हो तो। और ये था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ये सब कांस्टेंट हो जाता था, इन सबको हटा के जब हम फॉर्मूला लाते थे तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z²/n² जूल में फॉर्मूला था। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही जूल में 1313 इंटू 10 की पावर 3 z²/n² जूल पर मोल था। और टोटल एनर्जी का एक सबसे फेमस फॉर्मूला वाज -13.6 z²/n² इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जो बच्चा इन फॉर्मूलों को अच्छे से कर लेगा वो जंग जीत जाएगा, और जो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब आलसपन करेगा, सही से फॉर्मूलों को याद नहीं करेगा, उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो पहला काम क्या है, हमको सब चीजें ध्यान से पढ़ के याद कर लेनी है। तो ये फॉर्मूले यदि आप सबने याद कर ली हैं तो इस चैप्टर में आगे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। नहीं करोगे तो चैप्टर आगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप एक्सटर्नली कारण ढूंढते रहोगे हरदम, मेरे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में क्यों कम आ रहा है। लेकिन इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसका उत्तर सिंपल ये है कि हम मेहनत जितनी करेंगे उतना ज्यादा हमारे नंबर आएंगे, उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, कम पढ़ो पर मस्त पढ़ो। यदि कल का टेस्ट आपने देखा हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, उससे एक बात समझ में आती है, जितना क्लास में कराया है यदि उसी को ध्यान से अच्छे से कर लिया जाए बहुत बढ़िया तरीके से, तो हम सबके मार्क्स 150 प्लस पर सब्जेक्ट आ सकते हैं। लेकिन उसको ध्यान से नहीं करने के कारण, बहुत सारा इधर उधर भटकाव के कारण हमको दिक्कत होती है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले मैंने, आप याद करो, मैंने आपको कब, फ्राइडे को शायद बोला था कि मॉड्यूल बहुत 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 अच्छे से कर लो। बोला था कि आप ग्रुप पे मैंने आपसे ऐसा बोला था ना कि मॉड्यूल बहुत 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 अच्छे से कर लो, बोला था ना बेटा? एक तो ग्रुप पे कई बच्चे म्यूट बने रहते हैं, कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है। तो टीचर भी सोचता है यार क्या बात करें बच्चों से, बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा हमारे बीच संवाद होगा, उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि जो भी बातें मैं आपसे कहूंगा उससे आपको ही फायदा होता है। समझे मेरी बात को? दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहता हूँ, उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूँ।
आपको करना क्या है, यदि आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो पहला जो लेक्चर में पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ लो। दूसरा, इसके नोट्स रोज खूबसूरत हैंडराइटिंग में हम भेज देते हैं, तो दो तीन बच्चों के अल्टरनेटिव नोट्स भी भेजते हैं, जिससे कि यदि कोई एक कुछ बात लिखना भूल जाए तो दूसरे के नोट से वो बात लिख ली जाए, है ना। हमारे ही नोट्स हमको बनाने हैं, लेकिन उनके नोट्स को सामने रख लें और देख लें कोई चीज छूट गई हो तो उसको कंप्लीट कर लें, है ना। तो पहले तो अपन ने लेक्चर पढ़ लिया। अब हमने क्या किया, लेक्चर पढ़ लिया, लेक्चर पढ़ने के बाद हमने नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने देखा कौन सी चीज है जो हमें क्लियर नहीं है, दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी, 1.75 की स्पीड पे चलाई, उसको वापस से एक बार अच्छे से देख लिया। किसी दूसरे का लेक्चर यदि आप देखोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी और एक्स्ट्रा कंफ्यूजन होंगे, और टाइम इतना नहीं है कि दुनिया के लेक्चर देखे जा सके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसलिए अल्टरनेटिव लेक्चर्स नहीं देखने, आपको फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि दो लोगों के बात करने का तरीका अलग अलग होगा, दो लोग कहे एक ही बात रहे होंगे, सिर्फ अलग अलग तरीके से कह रहे होंगे। तो आप उनके तरीके को समझने में टाइम लगेगा, मेरे तरीके को समझ में टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली दोनों का ही तरीका पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। दोनों ने कही एक ही बात है, तो हमको करना क्या है, एक ही टीचर से जिससे क्लास में पढ़ा है उसी के लेक्चर को दोबारा देख लेना है 1.75 की स्पीड पे, और लेक्चर एकदम क्लियर हो गया। जब लेक्चर पूरा रट जाए, घुट जाए, तब जाके हमको सवाल करना चालू करना है। प्लीज डू, इसको बांध लो बिल्कुल अपने दिमाग में ही बात। और एक बात याद रखो, मॉड्यूल से आगे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दो किताबें हैं जो एग्जाम में आनी है, मॉड्यूल और एनसीईआरटी। अब एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम बहुत सरल आता है। एक बात, जिन बच्चों को हायर लेवल की प्रैक्टिस करनी है, और तो मैंने आपको बताया आप एनएसटी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जेई लेवल की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल्दो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो भी इन किताबों को सॉल्व कर रहा है अपने पर्सनल ईगो के लिए सॉल्व कर रहा है, एग्जाम में ये किताबें नहीं आती है। मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ आप सॉल्व करो, आपको जितने डाउट पूछते हैं आप डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज एन अवस्थी के जो थोड़े भी घूमने फिरने वाले क्वेश्चन है मैं सारे सॉल्व आपको करा दूंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है ना। जिसको टेस्ट में डाउट आया, हमने डाउट ग्रुप क्यों बनाया है, उसी के लिए बनाया, वो टेस्ट के डाउट को डाउट ग्रुप पे पुट कर दो। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने डाउट पूछा है टेस्ट ग्रुप पे, वो डाउट ग्रुप पे, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास के अंदर मैंने कराया 2:1 रेशो वाला। याद करो, मैंने और बड़ा क्वेश्चन कराया आपको, ऐसे 3-4 स्पेसिफिक चार्ज वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। यदि कॉपी ढंग से रटी होती तो क्या उसमें गलती होती? नहीं होती ना बेटा, नहीं होती ना। तो बस हमको कॉपी पहले ढंग से रट लेना है। प्लीज आप मेरी इस बात को समझें, ध्यान दें, है ना। चलो, तो एनर्जी के ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास में, ये 3 फॉर्मूले हमने एनर्जी के मुख्यतः याद कर लिए, ठीक है बेटा। और ये फॉर्मूला ज्यादातर समय हमको काम आता है, ठीक। अब किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हम ग्राउंड स्टेट से रिमूव करते हैं तो शब्द कौन सा आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट है बेटा। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है Q इंटू वी के, जहाँ पे V पोटेंशियल होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो ये जो पोटेंशियल लगेगा आपको, उसी के लिए अपन शब्द क्या कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड था टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो शब्द है आयोनाइजेशन एनर्जी, और कई लोग इसी के लिए शब्द आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो जो भी पोटेंशियल लगा है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेंशन कर दिया तो एनर्जी हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में आपने मेंशन करी है तो फर्स्ट वाले शेल से निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे निकाला तो क्या कहेंगे अपन, इससे निकाला तो क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट वाला, करेक्ट है बेटा। इससे निकाला तो क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी सेकंड वाला। इससे निकाला तो सेपरेशन एनर्जी थर्ड वाला। क्या बात क्लियर है सब लोगों को बेटा? जल्दी आना करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है। वैसे कुछ लोग ये भी कह देते हैं यदि आयनाइजेशन एनर्जी इस लेवल से एक्स है तो बताओ इस लेवल से क्या होगी, इस लेवल से यदि आयनाइजेशन एनर्जी एक्स है तो बताओ इस लेवल से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो उस समय आप आयनाइजेशन एनर्जी से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ फर्स्ट लेवल के लिए। कई लोग ये भी पूछ सकते हैं इस लेवल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो समझ जाना सेपरेशन एनर्जी उन्होंने पूछा है, ठीक है ना। तो इस बात पे आप ध्यान दें थोड़ा। क्या हुआ?
हाँ बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम लोग मेरी बात को समझे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आयनाइजेशन सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट को कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो तुम समझ जाओगे ना। नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से आता। लेकिन यदि किसी ने बोल दिया आपसे व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोलो बेटा। बेटा सबको क्लियर आ रहा है, सबको क्लियर आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्लर आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। क्लियर है, ओके। क्लियर होना चाहिए मेरी समझ में, क्योंकि सब सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो खैर जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। वॉइस चली गई यार, सही है। बार 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 डिस्टर्ब। आ रही होगी यार वॉइस। अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, जरा सा कुछ भी होता है ना, एक सेकंड होता है बस चेचे चेचे चालू कर देते हो। नाउ लेट अस डिस्कस इट, है ना। अब डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी, और मैं खुद देख लूंगा कहां पर प्रॉब्लम है। यदि कहीं प्रॉब्लम होगी आई री रिकॉर्ड दैट। नाउ सेपरेशन एनर्जी क्या चल रहा था टॉपिक, टॉपिक ये चल रहा था कि यदि, ध्यान से सुनो सभी लोग, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। यदि मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये फर्स्ट लेवल है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। लेकिन यदि कोई बुक ये कह देती है आपसे कि फाइंड आउट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बस इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वही आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। किताबें तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या लिखती हैं, वो लिखती है ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पर यदि कोई सवाल में ऐसा आपसे बोल दे फाइंड आउट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर अ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड लेवल ऑफ हीलियम प्लस, तो थर्ड लेवल की एनर्जी निकाल लेना, माइनस साइन हटा देना, वही हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो आ गई बात समझ में। हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में। बस तो ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। इसमें कुछ लिखने का नहीं है, क्योंकि ये सब कल हो चुका है, मैंने तो सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बताया था। अब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन वाज एक्साइटेड फ्रॉम विच लेवल टू विच लेवल, जल्दी बोलो। द इलेक्ट्रॉन वाज एक्साइटेड फ्रॉम विच लेवल टू विच लेवल, फ्रॉम फर्स्ट का, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल। यदि किसी ने बोला सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो कहां से कहां, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोला तो कहां से कहां, 1 से 2 से 3 नहीं भाई, पढ़ा करो, 1 से 3, 1 से 3
कल समझाया भी था एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। एक्साइटेशन का मतलब ये है ग्राउंड स्टेट से आगे ले जाना है। ग्राउंड स्टेट कौन सा है, n बराबर 1 है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब 1 से 2, सेकंड एक्साइटेशन मतलब 1 से 3, थर्ड एक्साइटेशन मतलब 1 से 4। बोलो चमका। मैं रोज रोज एक ही बात नहीं पढ़ाऊंगा भाई, आपको याद करना पड़ेगा, ये कल पढ़ा दिया था आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। नंबर चाहिए ना टेस्ट में, तो वो ऐसे ही आएंगे, मेहनत करके आएंगे। ये भी पढ़ा दिया था कल आपको, इसलिए बस रिवीजन के लिए बताया छोटा सा। अब चलो आज कुछ सवाल करते हैं जो जो पढ़ा है उस पर, क्योंकि स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब सवाल हमको आने ही चाहिए, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो इसने बोला तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ठीक है, बोल रहा है कोई ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम में जहां पर की एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या पता लगाना पड़ेगा, वो ऑर्बिट कौन सा है। सबसे पहले क्या पता, यदि किसी ऑर्बिट की एनर्जी दी है, हमको किसी ऑर्बिट की एनर्जी दी है और ये पूछा है ये ऑर्बिट का नंबर क्या है, तो फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, -13.6 Z² बाई n², क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। तो ये -1.51 इज इक्वल्स टू -13.6 Z², मतलब 1² क्योंकि हाइड्रोजन है, अपॉन n²। तो n बराबर कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 1.51 इज इक्वल्स टू n² है ना, ये बराबर 9 आ जाएगा लगभग। सो n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, करेक्ट है। तो लेवल हमको पता लग गया। अब इस लेवल की काइनेटिक एनर्जी पता लगानी हो, पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी है। क्या इस लेवल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पता लगाने की लेवल पता लगाना जरूरी था क्या। उसने बोला था कि टोटल एनर्जी है 1.51, तो क्या हमें लेवल पता लगाना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। सिर्फ हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, और साइन रिवर्स कर देते, तो क्या होता बेटा, जल्दी से बोलो, साइन रिवर्स कर देते तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती। क्लियर है, ओके, सब कुछ क्लियर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सुंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन तो मॉड्यूल में वैसे दिया हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। जस्ट राइट, इफ द टोटल एनर्जी of a electron is -1.51 electron volt, if total energy for a electron is -1.51 electron volt, find out kinetic energy, its kinetic energy, potential energy, radius in which electron is moving, radius समझ जाना है ना, एंड वेलोसिटी, जिस भी ऑर्बिट की निकालनी है आपको। तो रेडियस और वेलोसिटी निकालने के लिए एन निकालना जरूरी है, नहीं तो निकालना जरूरी नहीं था। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सिंपल लिटिल स्टार हो जाएगा, 1.51 is equals to -13.6 Z² by n²। Therefore on calculation n is equals to 3। अब n 3 आ गया तो रेडियस आ जाएगा, therefore radius is equals to 0.529 into n² by z, मतलब 9/1, और वेलोसिटी आ जाएगा 2.18 into 10 की पावर 6 z by n, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 1 है, और n कितना है, n है 3। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो चमक गया सब लोग को, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कर लोगे। अब खुद प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना।
ये तो मैंने कर दिया, लेकिन करना अब आपको खुद है ना। चलो और मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस फॉर आयन फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस फॉर इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब लेवल कौन सा होगा बेटा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, शाबाश, थर्ड लेवल होगा, करेक्ट है। तो एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी? -6z² लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी? लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू वही सारी नहीं आ रही, वही नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अब आ रही है वॉइस? ओके ठीक है, चलो अब इधर देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस और सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू जल्दी बोलो बेटा क्या होगी? एन की वैल्यू 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? ओ सॉरी, हाँ ठीक है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एन की वैल्यू हो गई 3, और जेड की वैल्यू क्या होगी लिथियम के लिए? जेड की वैल्यू क्या होगी लिथियम के लिए? दैट इज ऑल्सो 3, सो ये भी 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, इसने मार दिया, -13.6 आंसर आ गया। ठीक है, डनाडन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके चलो और क्वेश्चंस थोड़े से ले लेते हैं। ऐसा पूछ रहा है द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ground state to from ground state to third excited state, third excited state। क्या करना पड़ेगा बेटा हमको? क्या हमको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल के एक दूसरे से माइनस करके प्लस वाला आंसर ले आना है? बोलो बोलो, यही करना है ना। हमें पहले फर्स्ट लेवल की एनर्जी निकाल लेनी है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल कितनी आ जाएगी? बहुत सरल है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल, ये सब उनके लिए सरल है जो पढ़ाई कर रहे हैं। -13.6 z² जेड की वैल्यू हाइड्रोजन में 1 और एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी? -13.6। अब एनर्जी ऑफ कौन सा लेवल की एनर्जी निकालेंगे बेटा जल्दी बोलो, किस लेवल की एनर्जी निकालेंगे? फोर्थ लेवल की एनर्जी निकालेंगे, शाबाश, फोर्थ लेवल। तो फोर्थ लेवल की एनर्जी कितनी आएगी? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन z² / n² अपॉन 16 हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी? आई सपोज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, करेक्ट है। इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर। बेटा आंसर तो सही ले आओ, 13.6 और 0.85 को माइनस करते तो कितना आता है? 10.2 नहीं आता है, 12.75 आता है। कल भी करा चुका हूँ ये सेम चीज। अब माइनस करना बीपीएस सर नहीं सिखाएंगे आपको कि 13.6 और 0.85 को माइनस करते तो कितना आता है। ठीक है, आ गया क्या सब लोगों को सवाल समझ में? जल्दी आना बोलना पड़ेगा भाई, मैं एक ही सवाल यदि बार बार कराता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलो अब इसके बाद और आगे के सवाल कराता हूँ, लेकिन आप फटाफट इसको उतार लें, जल्दी से इसको उतार लें भाई। मैं पढ़ा तो सकता हूँ आपको, लेकिन उन्हीं को पढ़ा सकता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए दो लोगों को मेहनत करनी है, मेरे को और आपको।
यदि टेस्ट में कभी ऐसा कुछ आ जाए जो क्लास में मैंने पढ़ाया ही ना हो तो गलती किसकी? मेरी। पर ऐसा कुछ आए जो मैंने पढ़ाया है और आप वहां पे नहीं कर पाए तो गलती किसकी? आपकी। हम सबको अपना अपना रोल ईमानदारी से अदा करना है भाई। बड़ा रोल किसका है? मेरा क्या आपका? ऑफ कोर्स आपका, क्योंकि आपको इतना सारा पढ़ना है ना। ये बात है बच्चों, और चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अपन को एक अच्छे से मैनेज करते हुए आगे उसको बढ़ना है। और सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूं कि आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उन टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स में अभी आपको समस्या है, जिन जिन बच्चों को होगी, तो उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को प्लान करूंगा, सिर्फ समस्या वालों के लिए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये बोलता है कि रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस, जल्दी बोलो, निकाल सकते हो क्या? रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा लेवल हुआ? जल्दी बोलो यार। सेकंड एक्साइट थर्ड लेवल हुआ। तो रेडियस का फॉर्मूला सबको याद है, आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम। ठीक है। लिथियम प्लस प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? लिथियम प्लस प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3 होगी। ठीक है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोली थी मैंने? सेकंड एक्साइटेड बोली थी। सेकंड एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। थर्ड एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। जो भी प्रश्न में दिया हो सब बच्चे कर लेंगे इसको, मैं नहीं करा रहा हूँ। वो पूछा है सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ बेटा, निकाल लोगे? सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस लेवल की एनर्जी निकालोगे? सेकंड सेपरेशन एनर्जी मतलब किस लेवल की एनर्जी? शाबाश, थर्ड लेवल की एनर्जी निकालेंगे। थर्ड लेवल की एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? थर्ड लेवल की एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। करेक्ट है। जो भी आंसर आएगा उसका माइनस साइन हटा देंगे, सेपरेशन एनर्जी मिल जाएगी। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? कर लोगे ये वाला सवाल? वेरी गुड। ये सवाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, बीबी का सवाल है, मतलब बिगनर बॉक्स का। पूछता है हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट इन हीलियम प्लस। हीलियम प्लस में, हीलियम प्लस में, हाँ आज आपको होमवर्क दे देंगे, आप टेंशन मत लो। आज एनर्जी तक के सारे सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है। कहाँ तक के? स्पेक्ट्रम से पहले के सारे सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रम से पहले के सारे सवाल सॉल्व कर लेना। ओके, मॉड्यूल से बिल्कुल। और मैं आपको, और BB1 BB2 BB3 और मैं आपके मॉड्यूल में एक बार देख भी लूंगा। स्पेक्ट्रम से पहले मैं लिख के दे दूंगा बेटा, अभी बातें मत करो प्लीज, तुम लोगों को बातें करने का बहुत शौक है। प्लीज नो टॉकिंग, नो टॉकिंग प्लीज। अब मैं आपको लिख के दे दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से देख लेंगे। ठीक है। चलो, क्या होमवर्क है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हाँ, सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो गया, सब हो गया, बस मजा आ गया, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी। अब कुछ सवाल मैं आपको और कराता हूँ, ठीक ठीक वाले, है ना। चलो, जैसे कि ये पूछ रहा है, उसके बाद मेरे को दो चीजें और एक्स्ट्रा भी पढ़ानी है आज। जैसे एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल पर मोल, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज व्हाट? बोल रहा है एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is -328 किलो कैलोरी, is -328 किलो कैलोरी। सवाल कहाँ चला गया? अभी तो यही था, यही दिक्कत होती है। चलो खैर छोड़ो, 328 किलो कैलोरी पर मोल लिख देता हूँ। 328 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड आउट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, फाइंड आउट एनर्जी फॉर ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये काय की एनर्जी बोल रहा है वो? सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी बोल रहा है। अच्छा,
फॉर हाइड्रोजन एटम। मुझे लग रहा है टेक्निकली शायद इधर कुछ एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम में 320, ठीक है यही है, किलो जूल पर मोल है, वही मैं कह रहा था, कुछ तो पंगा है, किलो जूल पर मोल। अब ठीक है, इस किलो जूल पर मोल। फाइंड आउट एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब किस लेवल की निकालनी है एनर्जी, आना बोलना पड़ेगा यार, किस लेवल की एनर्जी निकालनी है, फोर्थ लेवल की एनर्जी निकालनी है। किस लेवल की दी है, सेकंड लेवल की एनर्जी दी है। अच्छा, तो एनर्जी बराबर, अब किलो जूल में दिया है, देखो बेटा काय में दिया है, किलो जूल में दिया है, -328 किलो जूल दिया है, देखो देखो वहां देखो, ठीक है। तो किलो जूल में क्या होता था, 1313 बोलो होता था Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। याद आया क्या सबको, खाना बोलना पड़ेगा यार, याद आया सब लोगों को, वेरी गुड। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ लिख दिया एनर्जी इज इक्वल्स टू, और एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 328 दे रहा है, माइनस -1313 Z स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एन स्क्वायर। तो क्या n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगी, सॉरी n की वैल्यू सेकंड आ जाएगी, और वही उसने दी भी थी इनफैक्ट, मतलब है ना। तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, यदि वो कहता सेकंड लेवल की निकालनी है तो ठीक था। अब इस सवाल को शॉर्टकट तरीके से कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, इस टाइप के सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत रहेंगे, तो हमें इतना लंबा नहीं करना है। एक लेवल की दी है और दूसरे लेवल की निकालनी है। जब भी ऐसा हो, एक वैल्यू दी हो आपको किसी एक लेवल की, और दूसरे लेवल के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम बेसिक छोटा सा मैथ्स लगाएंगे और इन सब कैलकुलेशन से बच जाएंगे। चलो बच्चों, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन। क्या बोल रहा है वो, एक लेवल की एनर्जी दे रहा है और दूसरे लेवल की एनर्जी निकलवा रहा है। जब भी ऐसे सवाल हो तो हमें क्या करना है, हमको ये पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और सम कांस्टेंट होता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। इट इज डायरेक्टली, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोलो क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं अपनी सुविधा के लिए, के तो कांस्टेंट है बेटा, दिस इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, कांस्टेंट लगा दिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर ई एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई भी सवाल जब एक लेवल का दिया हो दूसरे लेवल में पूछा हो, तो ये मेथड क्या तुम लोग इससे कंफर्टेबल हो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, खाना बोलना पड़ेगा। जैसे एक रेडियस की वैल्यू दी है और दूसरे की पूछिए, एक रेडियस की वैल्यू दी है दूसरे की पूछिए, एक की वेलोसिटी एक लेवल पे दी है किसी और लेवल पे पूछिए, तो हर बार इसी तरीके से प्रोपोर्शनलिटी लगा के अपन को सवालों को कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं बेटा, E1 N1 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर, बोलो हो। अब हाइड्रोजन में ही दिया है, हाइड्रोजन में ही दी है वैल्यू और हाइड्रोजन में ही पूछी है, तो Z1 और Z2 तो सेम हो गया, अरे बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। हाइड्रोजन में ही दिया और हाइड्रोजन में ही वैल्यू पूछी है, तो क्या Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर कट जाएगा, सिंस Z1 is equal to Z2। E1 कितना दिया है, 328 दिया है विथ माइनस साइन। n की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर था, बराबर E2 की वैल्यू हमको निकालनी है, और N2 की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर है। तो क्या मैं कह सकता हूं E2 बराबर 328 बाई 4, तो -328/4 जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरा सवाल सबको समझ में आया है? ऐसा सवाल यदि आया तो आप कर लोगे एग्जाम में, आना बोलना पड़ेगा, कर लोगे। तो चलो एक छोटा सवाल इधर ही बना देता हूं और आप अभी के अभी करोगे, है ना। इफ एनर्जी, ये है लिथियम प्लस प्लस, इसमें थर्ड लेवल है ये, और इस पे एनर्जी है x, तो ये मान लो ये है बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, और ये इसका है फिफ्थ लेवल। इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है बेटा, एक्स, तो फिफ्थ लेवल पे आपको एनर्जी निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आई एम गिविंग यू द टाइम, निकाल लो। वैसे ही बेटा गलत मत करना,
एक जगह x है तो दूसरे जगह आपको x के टर्म में एनर्जी निकालना है। उसने बोला है हाइपोथेटिकली यदि लिथियम प्लस प्लस में थर्ड लेवल पे एनर्जी x है तो बताओ बेरिलियम प्लस 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 में फिफ्थ लेवल पे एनर्जी क्या होगी। आप लोग कैलकुलेट करें, तब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं और पोज देता हूं और फिर वहीं पे कैलकुलेशन दिखा दूंगा। और देखो आप लोग जो बात नहीं करते हो, कई बार मैंने कितनी बार आपसे पूछा था कि आपका बैच मेंटर मैं हूं, आपको जो भी समस्या आप मेरे को बता। आज जब टेस्ट हो गया तो दो बच्चों ने मेरे को बताया कि सर केमिस्ट्री में हमको प्रॉब्लम है, स्पेशली मोल वाले पार्ट में, स्टोइशियोमेट्री वाले पार्ट में, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सैटरडे को उसके लिए क्लास लगा दी। तो आपको बताना पड़ेगा, यदि आप लोग नहीं बताएंगे और किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होगी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, तो आप मुझे ही बताएंगे। आप मेरे रास्ते ही बात दूसरी जगह जाएगी, रिस्पेक्टेड टीचर्स को, मैनेजमेंट को, कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है तो दूर करवा दी जाए। ठीक है, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, फिर टीचर्स उसके हिसाब से क्लास लगा लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली अपने टीचर को भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बताएं। ठीक है, ओके। हम्म, हाँ चलो, अब देखें आप ध्यान से। ठीक है बेटा, अब की बार से 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा लिखने में, लेकिन यदि आप नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, सवाल था, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे लिख लेना, है ना। अब ये आ गया, थर्ड लेवल पे एनर्जी इतनी है, तो एक लेवल पे एनर्जी दे रहा है, दूसरे लेवल पे एनर्जी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया E1 N1 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर बराबर E2 N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। बोलो लगेगा। अब E1 की वैल्यू कितनी दी है, x, तो मैंने E1 की वैल्यू कितनी लिखी बेटा, x। N1 की वैल्यू कितनी लिखी, 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन Z1, Z भी 3 है, तो अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू E2। और N2 की वैल्यू कितनी थी, 5, तो ये कितना हो गया, 25 बटे Z2 कितना था, 4, और Z2 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। तो E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 16x/25। मुझे नहीं पता किसने ये आंसर निकाला था, निकाला था ये आंसर आप लोगों ने निकाला था। अच्छा, किसी बच्चे के केमिस्ट्री में टेस्ट में 170 से ज्यादा नंबर आए हैं, 170 एक बच्चे के आए हैं, उसने मेरे को अलग से बताया। 170 से ज्यादा किसी का आया है, ओके। तो 170 ही हाईएस्ट मार्क्स है क्लास में केमिस्ट्री में, 170 हाईएस्ट मार्क्स है फिर क्लास में केमिस्ट्री में। हाँ ठीक है, चलो, अब जो भी हुआ हो, टेस्ट तो आसानी था, टेस्ट इतना मुश्किल तो नहीं था जितना मैंने देखा था। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। मोल की प्रॉब्लम आप मेरे को बता देना अलग से। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे बना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना था कि नहीं बना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना था कि नहीं बना था, बना था। मोल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, मोल थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और वो पूरा चैप्टर आ रहा था इसलिए, तो उसको मैं आपको, हाँ स्टोइशियोमेट्री में प्रॉब्लम में बताया था।
मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूंगा, सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन रिवाइज करवा देंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा, है ना? ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना सब लोगों को, जल्दी आना बोलना पड़ेगा। मोल में सैटरडे से रिवीजन चालू कर दूंगा, अभी भी रिवीजन कर सकते हैं, रोज रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपका डाटा नहीं रहेगा ग्रुप पे। आप लोग को ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। एक तो ग्रुप पे तुम लोग बहुत कम बात करते हो मुझसे। कल मैंने सवाल पूछा था किसका टेस्ट कैसा गया, एक जवाब आया, फिर मैंने सवाल ही डिलीट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। चलो आप निकालना जल्दी जल्दी, है ना। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is y, find out radius of third excited state of हीलियम प्लस। सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करो, क्या फॉर्मूला आएगा, एक में दिया दूसरे में निकालना है, क्या फॉर्मूला लिखोगे। क्या आपको याद है फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। इसमें कांस्टेंट क्या चाहिए, रेडियस के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या है बेटा, आना बोलना पड़ेगा यार। 0.529, तो क्या फॉर्मूला r1 z1 अपॉन n1 स्क्वायर बराबर r2 z2 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा। आना बोलना पड़ेगा, बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। r1 z1 अपॉन n1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 z2 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, r1 x है। अब यदि इसको आगे किया जाए तो r1 कितना दिया है, x नहीं y दिया है, y, और z1 चूंकि हाइड्रोजन है इसलिए 1 हो जाएगा, अपॉन n1 स्क्वायर सेकंड बोर ऑर्बिट है तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू r2 निकालना है, z2 की वैल्यू 2 है बेटा, अपॉन कौन सा निकालना था, थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, 4 ने मारा 4, तो r2 बराबर हो जाएगा 4y। क्या बात समझ में आई, बोलो हो, बोलो हो जाएगा ये सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी ना। सर 2y, अच्छा हाँ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उसको तो कंसीडर ही नहीं किया, सही बात, 2y करेक्ट बेटा। ये 2 लिखा था ना, इससे तो काटा ही नहीं ना बच्चे, तो ये 4 था, ले इसको काट देते हैं 2 बार, तो 2y हो जाएगा। सही है, सही बोला, ठीक है। चलो एक और सवाल ले लें इसी कैटेगरी में, कर दोगे। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मुझसे अब मत पूछना ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एक्साइटेड स्टेट, बोलो हो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मैं लिख ही देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। एक्साइटेड स्टेट is z, find out velocity in fifth, find out velocity of electron having minus 1.15 electron volt energy in hydrogen atom। अब सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने nth लेवल आपको बताया नहीं, मैंने nth लेवल आपको बताया नहीं, मैंने बोला कि इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज z, अल्लाह, लेकिन ये तो बता ही नहीं एटम कौन सा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज z। बेटा ये थोड़ा छोटा हो गया, आप समझ जाना, ऑफ हीलियम प्लस, इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज z। देख लिया सब लोगों ने, इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज z, अरे बोलो, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ यदि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हीलियम प्लस का, इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा z। तो वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट में जहां पर एनर्जी 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले लेवल पता लगाना पड़ेगा कौन सा है, पता लग गया होगा, वेरी गुड। परागी ने सही बताया, वैदेही ने सही बताया, माही ने भी सही बताया, और भी बच्चों ने सही बताया। ये थर्ड लेवल आएगा। अरे बोलो यार, एनर्जी पता है तो लेवल पता लगा सकते हैं, एनर्जी पता है तो लेवल पता लगा सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, -13.6 z² / n²। तो ये लेवल आ गया थर्ड लेवल। अब तो पता लग गया ये थर्ड लेवल है। अब फॉर्मूला क्या डिराइव करोगे बोलो। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, v1, बोलो बेटा v बराबर क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻6। v बराबर होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z/n। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा v1n1z1, v1n1 अपॉन z1 इज इक्वल्स टू v2n2 अपॉन z2। बोलो हम, बोलो बेटा एग्रीड, हाँ ना बोलना पड़ेगा, एग्रीड। v1n1 अपॉन z1 इज इक्वल्स टू v2n2 अपॉन z2। और आंसर आ जाएगा सबका, आंसर आ जाएगा सबका, ठीक है। चलो इसको उतार लो फटाफट, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से उतार लो। फॉर्मूला क्या है बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना तेरे को, वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10⁻6 z/n। तो 2.18 इंटू 10⁻6 कांस्टेंट हो जाएगा, तो v1n1 अपॉन z1 इज इक्वल्स टू v2n2 अपॉन z2। अब बेटा इसके बाद भी मैं सॉल्व करूंगा ना तो आप सीख नहीं पाओगे, मैं आपसे सच्ची बोल रहा हूँ, है ना बेटा। यदि आपको सीखना है तो अब आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो लेक्चर को दोबारा देखो, ध्यान से देखो, वापस से समझो, सीखो। मिटा रहा हूँ। अब इस वाले सवाल में मैंने थोड़ा सा पैच कर दिया था, दो चीजें इंक्लूड कर दी थी, लेकिन एनर्जी वाला सवाल तो मैं पहले ही बहुत अच्छे से करा चुका हूँ आपको कि एक लेवल की एनर्जी दी है तो उसका लेवल कैसे निकालते हैं। कंपैरिजन के सवाल भी करवा दिए आपको मैंने, है ना। अब समझना, यदि मान लो कि हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है x, मान लो हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी है x, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी is equals to x. Find out energy required for first excitation. For first excitation, A x by 4, B 3x by 4, C x by 2 and D x. The answer is ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है, फर्स्ट एक्साइटेशन पे कितनी लगेगी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पे यदि इसकी x है तो इसकी क्या होगी बेटा, कंपैरिजन हो जाएगा। इसकी क्या होगी, क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 z² / n²। बोलो, बोलना पड़ेगा,
कांस्टेंट है -13.6, तो फॉर्मूला हो गया E1 N1 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। क्या एक ही एटम में है तो Z1 और Z2 कट जाएगा। E1 की वैल्यू क्या दी है x, तो मैं लिखूंगा x, N1 क्या है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 और N2 क्या है 2 का स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा E2 इज इक्वल्स टू x/4। सो दिस एनर्जी इज x/4। बोलो हाँ। क्या आप निकाल पाए थे, क्या आप निकाल सकते थे। एक लेवल की एनर्जी दी थी, इसकी x दी थी, तो इस लेवल की एनर्जी निकाल लेते हैं। इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी यहां तक ले जाने, यहां तक ले जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो खत्म। और टेक्निकली सही कर दूं, साउंड कर दूं क्वेश्चन को, तो लिख देता हूं -x। अब ज्यादा अच्छा है। तो इधर मैंने क्या कर दिया -x कर दिया, इधर भी -x कर देता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी -x/4 हो जाएगी। सो दिस बिकम्स -x/4। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी यहाँ है और जितनी यहाँ है। बोलो बेटा दोनों को माइनस कर दें, बोलो बेटा दोनों को माइनस कर दें। क्या ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि यहाँ एनर्जी 13.6 होती थी माइनस और यहाँ -3.4 होती थी, तो हम कितनी दे दें। तो इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता था। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी थी इतनी, हो गई इतनी, तो दी कितनी, थी इतनी, हो गई इतनी, तो दी कितनी। तो एक में से दूसरे को माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ऊपर वाली ज्यादा है नीचे वाली कम। तो -x/4 माइनस -x, सो दिस बिकम्स -x/4 प्लस x, 4 आया एलसीएम, -x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 3x/4 इज इक्वल्स टू बी ऑप्शन। आया कि नहीं आया। माइनस नहीं बेटा, देनी है ना बच्चे, प्लस के साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा। सुनो, इधर एनर्जी थी -x, इधर थी -x/4, ज्यादा कौन सी है -x/4 बड़ी है बेटा, क्योंकि माइनस वैल्यू के साथ ये वैल्यू बड़ी आ रही है ना, ऊपर जाते तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ज्यादा माइनस कम करना है आपको, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर। ज्यादा माइनस कम करना है, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है ना। दोबारा भी देख लेना अपन को लेक्चर को, पहले नोट्स पढ़ना फिर दोबारा देख लेना, तो ही आएगा अच्छे से। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ, एक और सवाल कराता हूँ, अच्छा सवाल कराता हूँ, आपको मजा आएगा। तुम लोगों ने ग्राफ समझा था ना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला ग्राफ समझा था, समझा था। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। चलो वीडियो पॉज करके, अब आपको करना क्या है, इसी लेक्चर को पॉज कर करके खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। क्योंकि यदि मैंने बहुत आराम से किए तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्लास में सॉल्व। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आपके पास जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी, क्वेश्चन को निकालो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। नहीं आए तो उसको देखो और फिर खुद सॉल्व करो। चलो अगली बात, ऐसा एक बोलता हूं मैं आपसे कि ग्राफ बनाते हैं एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर का। विच ग्राफ इज करेक्ट। इधर एनर्जी और इधर जेड स्क्वायर, कुछ हो गया, इधर जेड स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर का ग्राफ में बना रहा हूं। दिस इज वन ग्राफ। नाउ सेकंड वन इज this is A, this is B, C is E वर्सेस Z स्क्वायर और इसका ग्राफ कुछ ऐसे, और D इज E वर्सेस Z स्क्वायर, ग्राफ कुछ ऐसे।
विच ग्राफ इज करेक्ट? लेट्स चेक। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये ग्राफ अपन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई एंड एटॉमिक नंबर जेड इज, ठीक है ना, सही है, ठीक है, करेक्ट है। तो आप सोचो E बराबर क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर फॉर अ एटम। एनर्जी ग्राफ इज करेक्ट। फॉर हाइड्रोजन कर देता हूँ, टेंशन ही ना ले जाए। फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट है? सो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? mx प्लस सी की वैल्यू 0 है यहाँ पे, आना बोलना पड़ेगा। इंटरसेप्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं बेटा, वो तो 0 है। हाँ हाँ, वो तो 0 है बेटा, बोलो। और इधर स्लोप नेगेटिव आ रहा है क्योंकि -13.6, ये हो जाएगी स्लोप की वैल्यू -13.6, और x क्या हो गया? वेरिएबल जेड स्क्वायर। तो स्लोप नेगेटिव है, तो अब आंसर कौन सा होगा? अब आंसर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स इट इज बी, ऑफ कोर्स इट इज बी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है। चमका चमका आ जाएगा। अब हो गए फिजिक्स में ग्राफ के अभी भी नहीं हुए बेटा? फिजिक्स में ग्राफ हो गए कि अभी भी नहीं हुए? हो गए, चलो अच्छी बात है, ठीक है, यदि ग्राफ हो गए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, एक और देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ। हम्म। अब यदि हम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू, और सवाल ले लेते हैं इक्का दुक्का जो सही। अच्छा, मॉड्यूल में ही दिया हुआ है ग्राफ, ओके, चलो करा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मुझे नहीं पता आपने फिजिक्स में ग्राफ किस लेवल तक किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ? क्योंकि ये अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अब डिपेंड करता है आपने फिजिक्स में किस लेवल तक अभी ग्राफ कर लिया है, वरना ये सब ग्राफ मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर गैसियस स्टेट में ए। अब इस चैप्टर में आते नहीं है सब ग्राफ, इसलिए इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन का ग्राफ ऐसा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन का ग्राफ ऐसा जाएगा। हर बार लिखने की जरूरत नहीं, काइनेटिक एनर्जी और ये एन है, नंबर ऑफ शेल है, और ये काइनेटिक एनर्जी। फिर क्यों लिखूं इसको? तीसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, और चौथा ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर का दिया है। खैर, चौथा क्या करता हूँ मैं ग्राफ यूं कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने ये सब ग्राफ पढ़ लिए बेटा? रेक्टेंगुलर, पैराबोला, हाइपरबोला, जल्दी बोलो, पढ़ लिए? चलो बहुत बढ़िया, सुंदर। अब सोचो, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा, ये एन की वैल्यू 1 मैंने बोल दी थी, लेकिन ये 1 तो नहीं होगी क्योंकि ये तो अलग अलग हो सकती है ना एटम्स के लिए। फॉर फर्स्ट शेल ऐसा कर देंगे अपन, है ना, ऊपर वाले में फॉर फर्स्ट शेल ले लेंगे, तो हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट शेल, ठीक है ना। और इसको हाइड्रोजन एटम हटा देते हैं क्योंकि फिर जेड के साथ वेरी कहाँ कर रहा है, वो तो कांस्टेंट हो गया ना यार। नहीं समझे बात को? मैंने ऊपर लिख दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जेड वेरी थोड़ी ना करेगा, फिर तो जेड तो कांस्टेंट ही हो गया ना। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा, तब तो कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, है ना। फॉर फर्स्ट शेल लिख देता हूँ। अब एन की वैल्यू अपन ने 1 मान ली। चलो, अब एक बात सोचो तुम, यहाँ पर करेक्ट ग्राफ पूछा है फॉर हाइड्रोजन एटम में, यहाँ लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो अब आप सोचो ग्राफ किस किस के बीच प्लॉट हुआ है। ये वाई है, बोलो बेटा, ये वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एन है। ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, 13.6 कांस्टेंट हो गया, अपॉन एन की जगह एक्स लिखूं तो एक्स का स्क्वायर, तो क्या ये एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया। मुझे नहीं पता तुम्हें आया कि नहीं आया, बोलो बेटा, ये ग्राफ ऐसा हो गया, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना बेटा, ये एम एक्स स्क्वायर, इसको एम मान लो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकता हूँ, उसमें भी कोई बुराई नहीं। मैं लिख दूं वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ किसका होता है यार, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है तो पढ़ाऊं, नहीं तो नहीं पढ़ाऊं, पढ़ा है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया सी ग्राफ हो गया, करेक्ट है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ आ जाएगा सी ग्राफ। आ गया बेटा सब लोग को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। चलो अब और सवाल करवाता हूं आपको, अच्छे अच्छे से, सुंदर सुंदर से, भोले भोले से, ठीक है। चलो कैसा सवाल, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस वुड बी, चलो ये तो सरल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, घटिया सवाल है, रेशियो फेशो के सवाल निकाल लोगे ना, वेलोसिटी के, रेडियस के, अरे सिर्फ फॉर्मूला ही तो पुट करना है वहां पे। हम्म, आप इसको पहले उतार लो बेटा, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल नहीं, मतलब हो गए सवाल इसके, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में बताता हूँ, मिटा दूं इसको, मिटा देता हूँ, ठीक। बहुत सारे सवाल करा दिए और मैं आपको सवाल दे दूंगा थोड़े और करने के लिए, लेकिन मेन काम किसका बचा हुआ है आप समझ गए होगे बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक दिन आपको मॉड्यूल और मॉड्यूल का सॉल्यूशन दोनों भेजा था, क्या आपके पास है वो, मॉड्यूल और मॉड्यूल का सॉल्यूशन दोनों भेजा था, है आपके पास, है, शाबाश। एक बार फिर आज ग्रुप पे डाल देना, अपने डाउट ग्रुप पे, उससे अपन क्या करेंगे, आज मैं आपको फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो अब बच्चों हम आगे की कहानी देखते हैं। एक टॉपिक होता है छोटा सा, जो होता है टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड, इसका मतलब होता है टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन completes its one revolution around nucleus, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताऊं, किसी बच्चे ने उस दिन एक लेक्चर डाल दिया था कि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि ये आया तो मेरे को समझ में आया, बिहाइंड व्हाई इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, हाउ रदरफोर्ड केम टू न्यू दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तुम लोगों ने देखा था, देखा था तुम लोगों ने बेटा, ग्रुप पे, डाउट ग्रुप पे ये क्वेश्चन था, और किसी बच्चे ने उसका एक्सप्लेनेशन भी डाला था। पहली बात, आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, दोज हु वर्क हार्ड, है ना बेटा।
पर मैं फिर भी आपको कुछ ऐड कर दूं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता जो उस पर एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन गलत था, पर रदरफोर्ड ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये बात थोड़ी सी मतलब मुश्किल भरी लगती है। उसमें क्या मुश्किल है मैं आपको बता दूं। उसका एक मुश्किल ये है, मैं आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना नहीं चाह रहा था उस समय, क्योंकि वो एग्जाम में आते नहीं यार। नॉलेज दिखा के क्या फायदा यार, बच्चों को निपटाते रहो अपने नॉलेज के लिए। देखो, रदरफोर्ड, पता है रदरफोर्ड को बहुत लंबे समय तक ये लगता था, क्योंकि रदरफोर्ड को प्रोटॉन की नॉलेज नहीं थी, सॉरी किसकी, न्यूट्रॉन की नॉलेज नहीं थी। रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन की नॉलेज नहीं थी। तो क्या हुआ बेटा, रदरफोर्ड ने पता है क्या थ्योरी दी थी इनिशियली अपने टाइम में। रदरफोर्ड ने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही होते हैं डबल संख्या में, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस को ग्लू करके रखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसके बाद प्रोटॉन ही रहते हैं, और जैसे 12 प्रोटॉन हो गए कार्बन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं न्यूक्लियस में। तो अब क्या हुआ, 6 प्रोटॉन के चार्ज को 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे और 6 प्रोटॉन अंदर नेट बच जाएंगे। बोलो हाउ, बोलो हाउ, क्लियर है? तो उसका उसका जो व्यू था, वो व्यू, खैर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती, शायद मैं इसमें कोई मिस्टेक कर गया हूँ, भूल जाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अंदर रह करके ही ग्लू करके रखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप के इनफैक्ट बताए बाद में जाके, कि ये भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन प्लेनेटरी भी होते हैं, बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, कुछ इस टाइप से। खैर, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था, या ये सिर्फ रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन था, ये कहना गलत होगा। कई साइंटिस्ट इस समय तक बिलीव करते थे इन फोर्सेस में, जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे, और बात चल रही थी थॉमसन के मॉडल में, और कुछ लोग बिलीव नहीं कर रहे थे थॉमसन के मॉडल पे, और वो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस घूम रहा होगा। और यही दो फोर्सेस उन्होंने बताए थे, जो आपने बोला रदरफोर्ड ने ऐसे बोला था। तो इट इज नॉट लाइक दैट रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारा फिजिक्स में वर्क चल रहा है, और वो लोग भी एक्सप्लेन कर रहे थे। और रदरफोर्ड ने इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन दो टाइप के बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन वो जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और एक वो जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? और यदि मान लो कल के दिन ये थ्योरी आ जाए और कोई पूछे कि ये थ्योरी प्राइमरली किसने दी है, तो आप बोहर का नाम लेना, क्योंकि बोहर के मॉडल में प्राइमरली ये बातें कही गई हैं। आप देखो, आप चाहे मॉड्यूल पढ़ो, चाहे कोई भी बुक पढ़ो, क्या आपको मेरी बात सुन रहे हो आप लोग ध्यान से बेटा? आप मॉड्यूल पढ़ो, चाहे कोई भी बुक पढ़ो, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर किस थ्योरी में लिखा है? रदरफोर्ड की थ्योरी में लिखा है कि बोर की थ्योरी में लिखा है? बोर की थ्योरी में लिखा हुआ है। आया आपको बात समझ में? तो ये एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया है, रादर देन गिविंग नेम टू द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की थ्योरी में कहीं किसी किताब में आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे। ये एक्सप्लेनेशन चालू होता है कहां से? बोर से। जब बोर बोलता है निश्चित शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोग को? क्या बात क्लियर है सब लोग को? रदरफोर्ड ने सिर्फ एक एनालॉजी दी थी कि इलेक्ट्रॉन प्लेनेटरी मोशन करते होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो उस थ्योरी में क्या गड़बड़ है एक्चुअली कहते हुए, वो मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था। और ये गड़बड़ बहुत लोग करते हैं। आज मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सोचा देख लें लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा जिसका सबसे ज्यादा व्यू है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर, एक बच्चा पढ़ा रहा है उसको, ब्लंडर्स मारे उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, मतलब लपक के गलत पढ़ा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन सबसे ज्यादा व्यू और लाइक्स उस वीडियो पे, क्योंकि बच्चे नहीं समझते इस चीज को। समझ रहे हो बात को? कोई भी लिटरेचर क्रिएट किया और क्रिएट करके उसको बस एक्सप्लेन कर दिया, लॉजिकली फिट कर दिया, बच्चा समझ गया और वो खुश हो गया कि हाँ यार मजा आ गया हमको। तो खैर ये नहीं बताऊंगा कौन सा है, क्योंकि वो गेम अच्छा नहीं है और मुझे खुद भी नहीं पसंद है। यदि आपने डाला नहीं होता तो मैं आपसे ये बात कभी भी नहीं करता। I do respect all the persons who are working, बट गलत नहीं बता सकते ना बेटा। और आपने चूंकि ग्रुप पे डाला इसलिए मैंने आपसे बोला, और मैं यही कहता हूँ कि इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है बेटा। जितना पढ़ा रहे हैं ना बस इसको ईमानदारी से देख लो, आप डॉक्टर साहब जरूर बन जाओगे 100%, है ना? और कोई लेक्चर देखने की आपको आवश्यकता नहीं यदि आप मेरी बात मानो तो। टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब सोच, वो ये
उसे ये वाला टाइम निकालना। अच्छा तुम लोगों को पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख देता हूँ, बोलो बेटा, या वेलोसिटी भी रखता तो कोई दिक्कत नहीं थी। सच डिस्टेंस किसके बराबर होगी? क्या डिस्टेंस 2 पाई आर होगी? आना बोलना पड़ेगा। क्या डिस्टेंस 2 पाई आर होगी बेटा? और क्या स्पीड वेलोसिटी होगी? रख दे। तो क्या फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या मेरे पास आ जाएगा? 2 पाई इंटू आर का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ए एन एच अपॉन 2 पाई। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। 2 पाई ने मारा 2 पाई, और टाइम विल बिकम इक्वल टू एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। तो इसमें 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड क्यूब है, सॉरी जेड क्यूब, नहीं जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, ये भी जेड है वो भी जेड है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4। तो एच कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। आई होप सो मैं आपको कुछ कुछ बात समझा पाया हूँ। 6.626 एक्सप्रेशन माइनस 34 टकला 3 ये आई एक वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9.1 एक्सप्रेशन माइनस 31 डिवाइडेड बाय 9 एक्सप्रेशन 9 डिवाइडेड बाय 9 एक्सप्रेशन 9 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सप्रेशन माइनस 94 टकला 4। अरे यार ये तो कुछ तो भी आ गया, इसको मैं कैलकुलेट करके वैल्यू आपको लिख दूंगा, है ना बेटा? अभी टाइम आप तब तक उतारो, मैं देखता हूँ। 6.626 एक्सप्रेशन माइनस 34 टकला 3। कैलकुलेटर में कोई गड़बड़ कर दी है मैंने शायद। नहीं बच्चों, मैंने कोई अपने कैलकुलेटर में शायद कोई गलत फंक्शन मुझसे दब गया है, बच्चों ने दबा दिया होगा। तो ये सब मेरे को हटाना पड़ेगा किसी तरीके से, तो कैलकुलेशन अभी हो ही नहीं रही इससे। खैर जो भी आएगा मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। बोलो आ गया बेटा? और इसका इनवर्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। आना बोलना पड़ेगा यार। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका रिवर्स फॉर्मूला होगा। बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। करेक्ट है बेटा? आप इसको कर लें झटापट फटाफट। ओके डन बेटा, डन। हाँ 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 16 आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड आ जाता है 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम पीरियड।
और फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स कर दूंगा तो 6.54 इंटू 10 की पावर 15, frequency will be 6.54 into 10 की पावर 15 and that will be equal to z square by n cube. क्या बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लेंगे? क्या फ्रीक्वेंसी पे भी सेम टाइप के सवाल? टाइम हो गया, चलो अब कल पढ़ेंगे। कल हमें, अभी नहीं बेटा, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, पार्थ रुक जा बेटा। क्या फ्रीक्वेंसी पे और वेलोसिटी पे हम ऐसे सवाल कर सकते हैं सॉल्व, कंपैरिजन वाले? थर्ड ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी है तो बताओ फोर्थ ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, फॉर्मूला कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। सबको आ गया आज का लिटरेचर समझ में? आ गया बेटा? कंफर्टेबल है? बहुत बढ़िया। अब हमको रिवीजन इसको करना है देख करके। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दे दूंगा। आज के लिए विराम लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब मेहनत करते रहें। और मेरी उस बात को याद करना, याद रखना, यू डू नॉट लूज बिकॉज यू फॉल, यू लूज बिकॉज, बोलो बेटा, यू रिफ्यूज टू स्टैंड अप वन अगेन। ठीक है ना? बार 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 हमको मेहनत करनी है। जूम पे भी स्पीड हो जाती है बेटा, लेकिन दिक्कत उसमें ये रहती है कि उसमें डाटा ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, चलो बेटा, अब चलो आज के लिए समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाय बच्चों, बाय बेटा।